हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो भारतीय भूगोल की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम आज देखेंगे तीसरा चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले हमने भारत की भूगर्भिक संरचना को अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि भारत में पाई जाने वाली जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है, इनका निर्माण कैसे हुआ था। तो उस सारी चीज़ों को हम जान चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के भूस्थल पर या जो भूमंडल होता है उस पर कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, उनका विभाजन कैसे किया जाता है, क्या उनकी विशेषताएं हैं और क्या उनका महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखें, भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था, इससे पहले हमने भूगर्भिक संरचनाओं की बात की थी। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के धरातल के नीचे पाई जाने वाली जो संरचनाएँ हैं और उनके प्रभाव से भारत के या फिर हम कहें कि पृथ्वी के स्थल खंड पर कौन सी संरचनाएं उभर कर आई और उनका क्या महत्व है, क्या विशेषताएं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो भारत की जो स्थल पर पाए जाने वाली आकृतियां हैं उन्हें हम भू आकृतियां कहते हैं, जिसके अंतर्गत पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार या फिर मैदान सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में, जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसके संदर्भ में इनका विस्तार कितना है। तो भारत में पर्वतों का विस्तार है 10.6% भाग पर, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं 18.5% भाग पर, पठारों का विस्तार है 27.7% भाग पर, जैसे कि दक्कन का पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार है, मालवा का पठार है, इस तरीके से। और मैदान का विस्तार है 43.2% भाग पर, जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का पूरा मैदान आता है, पश्चिमी घाट का मैदान, पूर्वी घाट का मैदान, ठीक है, या फिर थार का जो मरुस्थल है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पहले बन चुका है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें कि पर्वतों का विस्तार कितना है, पहाड़ियों का, पठार का, मैदान का क्या क्या विस्तार है। आगे चलते हैं, भौतिक संरचना और धरातलीय स्वरूप। ठीक है, तो भौतिक संरचना या धरातलीय स्वरूप कहने का अर्थ है कि पृथ्वी के स्थल खंड पर या भारत की हम बात करें तो इसकी जो जमीन है, स्थल है, उस स्थल पर जो यहाँ पे भौगोलिक संरचना है उनका स्वरूप कैसा है। तो इस स्वरूप के आधार पर भारत की स्थलाकृतियों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है अध्ययन की सुविधा के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी वो आकृतियाँ हैं, कौन कौन से भाग हैं, उनको देख लेते हैं और इन्हीं को हम डिटेल में इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो पहला देखें, उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला। इसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि कैसे इसका उद्भव हुआ। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन कैसे किया जाता है और क्या क्या इनके प्रकार हैं। तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला में हम हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी इसके रेंजेज हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है, उसके दक्षिण में आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारी हिमालय की रेंज है और इसके 3-4 भाग आते हैं, फिर इसके बाद आपका विशाल मैदान आएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, इसके बाद इस विशाल मैदान के अंदर ही हम पढ़ते हैं वैसे भारतीय मरुस्थल। ठीक है, लेकिन इसकी जो बनावट है, इसकी जो भौगोलिक संरचना है, वो मैदान से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, इसलिए हमने इसे अलग कवर किया है। तो भारतीय मरुस्थल, जिसमें एक ही मरुस्थल है हमारे पास, थार का मरुस्थल, रेगिस्तान, ठीक है, जो कि आपके राजस्थान वाले राज्य में पड़ता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके दक्षिण में आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम चित्र बना के देखें तो यहाँ पे थार का मरुस्थल आ जाएगा। इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मालवा का पठार वाला हिस्सा आता है, जिसे मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर रखा जाता है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि पढ़ेंगे, जिसमें हम मालवा का पठार, उसकी जो रेंजेज हैं जैसे विंध्य श्रेणी है, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार, इसका उद्भव कैसे हुआ, इससे पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहाँ से आया था, मैंने बताया था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, 2 भूमियाँ थी और गोंडवाना लैंड से एक टुकड़ा टूटकर उत्तर पूर्व की ओर गति किया और यूरेशियन प्लेट से टकराकर इनने हिमालय पर्वत और पूरे भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारतीय जो स्थल खंड है, उसका डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो इस प्रायद्वीपीय पठार में हम डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे, इनमें कौन कौन सी रेंज है डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आता है छठा, तटीय मैदान। तो तटीय मैदान में जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है किनारे वाला, इसके बाद फिर समुद्र है दोनों साइड, तो इसे कहा जाता है आपका तटीय क्षेत्र। ठीक है, और इसमें जो मैदानी विस्तार है उसे तटीय मैदान कहा जाता है। इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मैदानी भाग, उनमें पाए जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ और उनमें पाए जाने वाले वन आदि आते हैं। आगे देखेंगे हम इसके बाद अंतिम द्वीप समूह। तो हमारे पास 2 द्वीप समूह मौजूद हैं, एक भारत के पश्चिम में जो कि अरब सागर में स्थित है, उसे कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, और एक भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसे कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसका विस्तार भी कुछ इस तरीके से है। तो ये सारी भू आकृतियाँ जो हैं या ये सारी स्थलाकृतियाँ जो हैं, हम इस पूरी वीडियो में या इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको एक मैप से समझ लेते हैं। देखिए, मैंने क्या क्या स्थलाकृतियाँ आपको बताई। सबसे उत्तर में हमने देखी हिमालय रेंज, यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरी हिमालय रेंज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी फैली हुई।
और इसका विस्तार केवल भारत में नहीं बल्कि यहाँ से अगर आप चले जाएँ तो यहाँ तक पामीर गांठ तक दिखाई देता है, जहाँ से आपकी एक हिंदुकुश रेंज बनेगी, एक कुनलुन श्रेणी बनेगी और एक आती है आपकी हिमालय रेंज। ठीक है, तो यहाँ से पामीर गांठ से शुरू होता है। इसके दक्षिण में जाएँ तो ये जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, एक ग्रीन वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा है आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद आप दक्षिण में जाते हैं, यहाँ पे जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलता है। इसके बाद ये वाला जो रेंज है ये आपको मिलता है प्रायद्वीपीय पठार का रेंज। ठीक है, तो ये सारी रचना है। इसके बाद हमने देखे थे पश्चिमी और पूर्वी घाट के मैदान, तो ये तटीय मैदान आगे। ठीक, इसके बाद ये द्वीप समूह वाला क्षेत्र ये वाला आता है। और मालवा का पठार जो बचा मध्यवर्ती उच्च भूमि वो यहाँ जब पड़ता है, विंध्य श्रेणी सतपुरा रेंज है जहाँ पर, ये है आपका मालवा का पठार। ये हमेशा आप लोग पढ़ेंगे कि अरावली रेंज ऐसे जाती है और विंध्याचल रेंज ऐसे, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसी को मध्यवर्ती उच्च भूमि में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी संरचना है जो हमने इस सीरीज में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वत। कैसे हिमालय पर्वत बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए क्या क्या थ्योरीज आती हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले देखें, भारत की उत्तरी सीमा पर जो श्रृंखला मौजूद है, जो श्रेणी मौजूद है, उसे हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, पहला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हमेशा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, 8,848 मीटर। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जा रही है, ये इसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। जब सबसे ऊंची चोटी यहाँ है इस पर्वत श्रृंखला का, तो आप कह सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यही है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये पूर्व से पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला भी है। अगर इसको हम इस रेंज की बात करें तो भारत की सबसे लंबी रेंज जो है ये हिमालय पर्वत रेंज ही है। ठीक है, और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, विश्व की सबसे नवीन या फिर नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला जो है, मोड़दार कहें या फिर आप इसे वलित पर्वत श्रृंखला कहें, ये भी कौन है, हिमालय। तो हिमालय के बारे में 3 फैक्ट आप याद रखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है, पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है और विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है हिमालय। ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में माना जाता है, वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत यहाँ पर आए और मेनली जो 2 सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस रहे उनकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, किसने दिए, क्या उनकी थ्योरीज थी। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है वो ये वाला है कि भारत के जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हुई। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, आज हम थोड़ा डायग्राम से देखेंगे कि कैसे वो भूखंड टकराए और हिमालय उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये आपकी उत्तर में, ठीक है, जो भारत का हिमालय है, जैसे मैंने हिमालय बना दिया तो इसके उत्तर साइड में जो आपका चाइना वाला क्षेत्र पड़ता है जिसमें तिब्बत का पठार आएगा, तो ये है आपका यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और यहाँ थे आपका भारतीय प्लेट जो कि दक्षिण भारत से चल के आया, पूरे हिंद महासागर से एक छोटा सा टुकड़ा और यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो यूरेशियन प्लेट जो है आपकी और यहाँ पे जो दक्षिण भारत से चल के आया एक टुकड़ा, इनके बीच में जो क्षेत्र था पहले इसे कहा जाता था टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर नाम से इसे जाना जाता था। तो आप लोग कह सकते हैं कि इससे पहली वाली वीडियो में जो हमने बात की थी शुरुआत में, हमने बताया था कि पृथ्वी में जब पृथ्वी बनी थी तो यहाँ पे केवल 2 ही खंड थे, स्थल खंड, ऐसे और ऐसे। ये था गोंडवाना लैंड, ठीक है, या लॉरेशिया, सॉरी ये था आपका लॉरेशिया, पैंजिया का पूरा खंड था लॉरेशिया और इसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये लॉरेशिया से आगे डेवलप हुआ अंगारा लैंड। तो इनके बीच में जो आपका समुद्र वाली भूमि थी इसे कहा जाता था टेथिस सागर। तो ये टेथिस सागर है, यहाँ से इंडियन प्लेट ऊपर की ओर बढ़ी और यूरेशियन प्लेट अपनी जगह स्थिर रही। तो इससे क्या हुआ, यहाँ से जो नदियाँ आकर अपना सारा मवाद लाती थी वो इस सागर में जमा करती थी, तो इसमें अवतलन होता गया, बहुत सारा मवाद जमा हो गया, यानी कि अवसाद जिसे कहेंगे। अब ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे के नज़दीक आई तो यहाँ से इसने फोर्स लगाया और ये अपनी जगह स्थिर है। तो इस फोर्स के कारण क्या हुआ, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये जो भूखंड था, यहाँ पे जो जितना भी अवसाद जमा हुआ था ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ने लगा ऐसे, और ये प्लेट आगे की ओर धक्का लगा रही है लगातार, ये प्लेट अपनी जगह स्थिर है तो ये ऊपर उठा। अब यहाँ पे जो टेथिस सागर का पानी था इसके ऊपर उठने से नीचे की ओर बह गया। ठीक है, ऐसे करके। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, इसमें धीरे धीरे ऐसी ऐसी श्रृंखलाएं बनी। ठीक है, अब हमने ये थोड़ा सा इस तरीके का व्यू बनाया है ऐसे, ये उत्तर वाला भाग है आपका, नॉर्थ रीजन हमारा, और ये साउथ वाला है। तो इस तरीके से आप लोग समझेंगे, इसलिए यहाँ पे हिमालय की बहुत सारी रेंज बनी। आगे एक और चित्र के माध्यम से हम इसे और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखें, हिमालय के निर्माण से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें 2 सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला है आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, कई बार पूछा गया है,
एग्जाम में, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें कि हिमालय उत्पत्ति का भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने। भूसन्नतियाँ क्या होती हैं? भूसन्नति मतलब हुआ एक दो प्लेटों के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं कि दो स्थल खंडों के बीच में पाई जाने वाली एक सागरीय भूमि, एक समुद्र जो कि बहुत ही छिछला है, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा अवसाद जमा हो चुका है कि पानी की सतह जो है बहुत कम गहरी है, गहराई बहुत कम है। तो इस वजह से जब ये प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो ये भूखंड ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इसी भूखंड को, जो यहाँ पे समुद्र वाला हिस्सा है, छिछला समुद्र, इसे भूसन्नति कहा जाता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने, ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और यही वो सिद्धांत है जो कि हिमालय की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है और सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हिमालय उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या, जो अभी हमने ऊपर चित्र दिखाए और बताया कि दो प्लेटें टकराई, वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यही है, ठीक है। आगे चलते हैं। कोबर जो थे, जिन्होंने भूसन्नति सिद्धांत दिया है, ये कहते हैं कि भूसन्नतियाँ पर्वतों का पालना है, यानी कि भूसन्नतियाँ जो छिछले समुद्र होते हैं, इन्हें पर्वतों का पालना कहा। इट मीन्स क्रेडल ऑफ माउंटेन्स, यानी कि हम कह सकते हैं पर्वतों का गर्भगृह या जन्मगृह, जहाँ से पर्वतों का जन्म होगा उसी को पर्वतों का पालना कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार यूके SSS के द्वारा बनाया गया है। किसने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है? कोबर ने। या फिर कोबर के द्वारा किसे भूसन्नतियों का पालना कहा गया है, सॉरी पर्वतों का पालना, तो वो आपकी भूसन्नतियाँ होंगी, ठीक है। ऐसी एक भूसन्नति पहले मौजूद थी यहाँ, जिसका नाम था टेथिस सागर, जो कि हिमालय की जगह पहले मौजूद थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूसन्नतियाँ लंबे, संकरे और छिछले जलीय भाग हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेना आप लोग। कहीं पे कोई नदी है, उस नदी में आप लगातार रेत जमा कर दें तो उसकी गहराई धीरे धीरे कम होती रहती है, और एक टाइम आएगा कि रेत ऊपर आ जाएगी और बिल्कुल वहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा। तो वही होते हैं छिछले समुद्र, जहाँ पे गहराई बहुत कम है, क्योंकि अवसाद जमा हो रहे हैं, ठीक है। अब एक आपका भूखंड यहाँ पर है, एक भूखंड यहाँ पर है, तो यहाँ से जो बारिश होगी और नदियाँ बहेंगी, वो सारा अवसाद लाके इस समुद्र में बीच में जमा करती रहेंगी। तो यहाँ पे अवसाद जमा होने से यहाँ पे मिट्टी बन जाएगी, या आप कह सकते हैं कि भूखंड बन जाएगा, तो ये छिछला हो जाएगा समुद्र, ठीक है। इसी को भूसन्नति कहेंगे। तो पहला सिद्धांत जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, ये क्या कहता है, इसे देख लेते हैं। ये कहते हैं कि हिमालय का निर्माण टेथिस भूसन्नति में, जैसा कि मैंने बताया टेथिस सागर, उस सागर को भूसन्नति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें अवसाद जमा हो गया। तो इसमें अवसादों के जमाव हुए और इस जमाव में दबाव जनित भूसंचलन या फिर अल्पाइन भूसंचलन हुआ, तो इसी के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये कहते हैं कि यहाँ पे एक भूखंड था, ऐसे यहाँ पे एक भूखंड था, और यहाँ पे टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस सागर। तो यहाँ से जो अवसाद आए, जमा होते रहे, इसमें अवतलन हो गया, नीचे की ओर धंस गया, तो ये भूमियाँ अपने आप क्या होगी, आगे की ओर खिसक गई। जैसे अगर आप एक पेज लेते हैं, एक कपड़ा लेते हैं, और इसमें बीच में आप लोग उंगली से नीचे दबाओ, तो ये जो दोनों कोने हैं ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ घटना हुई, इस वजह से दोनों प्लेट्स आपस में टकराई या दोनों भूमियाँ नज़दीक आई और बीच का जो भूखंड था ऊपर उठ गया, ऐसा कोबर ने कहा हुआ है, ठीक है। और इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये क्या कहते हैं कि जो टेथिस सागर है इनके बीच में, इसी को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल कह सकते हैं, ठीक। जबकि दूसरा सिद्धांत देखें, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ये कहते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ, और इसी कारण से इसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने इससे पहले जो चित्र दिखाया था, इसमें हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे एक भूखंड स्थित था पहले, और यहाँ पे जो है समुद्र था, ठीक है। तो ये एक इंडियन प्लेट थी, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, दोनों प्लेट आपस में टकरा रही थी, और यहाँ पे जो सागर था इसमें जमा हुए अवसाद ऊपर उठ रहे थे। फिर दूसरी स्थिति भी हमने देखा था कि जो समुद्र का पानी था वो यहाँ से नीचे बह गया और ये स्थिति थोड़ी ऊपर उठ गई। ये उसकी तीसरी स्थिति है कि यहाँ पे जो है अब श्रृंखलाएँ बनने लगी हैं और ज़्यादा ऊपर उठ गया, क्योंकि ये प्लेटें और ज़्यादा नज़दीक आ गई। देखो, यूरेशियन प्लेट यहाँ की ओर गति करती है और भारतीय प्लेट यहाँ की ओर गति कर रही है। वैसे यूरेशियन स्थिर है, ठीक है, ये गति कर रही है, तो इस वजह से ये जो क्षेत्र है ऊपर उठ जाएगा और यही बना आपका हिमालय। तो ये है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब काल विभाजन देख लेते हैं। हिमालय का जो उत्थान हुआ, ये उत्थान एक साथ एक ही टाइम पे नहीं हुआ है, ठीक है। अलग अलग कालों में लाखों वर्ष लगे इसे, और हिमालय का उत्थान हुआ। तो मेनली माना जाता है कि हिमालय का उद्भव सीनोजोइक महाकल्प में हुआ, यानी कि सीनोजोइक युग में आप लोग कह सकते हैं हिमालय का उत्थान हुआ। अब इस सीनोजोइक युग के भी अलग अलग काल बना दिए गए हैं, जिसमें हम हिमालय की अलग अलग रेंजों को पढ़ेंगे। तो पहला है इयोसीन और ओलिगोसीन। मैंने इसकी ट्रिक बताई है, इयो मापा, ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी होगी। तो इयोसीन और ओलिगोसीन में बना आपका वृहद हिमालय, यानी कि महान हिमालय। फिर मायोसीन में हुआ लघु हिमालय, और प्लायोसीन युग में आपका शिवालिक बना। इसके बाद आपका प्लीस्टोसीन और होलोसीन वाला
टाइम आता है जिसमें आपका गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र आदि बनेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। हिमालय अभी भी एक नवीन पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ये आपने बहुत बड़ा फैक्ट सुना होगा, लेकिन एग्ज़ाम जैसे बन रहे हैं, पैटर्न चेंज हुआ है तो डीप पूछ सकता है। तो यहाँ से आपका एक नॉलेज बेस्ड कोई प्रश्न बन सकता है कि हिमालय अभी भी एक नवीन पर्वत है, इसकी पुष्टि निम्न में से किन बिंदुओं से होती है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न बना तो देख लेना कि क्या प्रमाण हैं जिसके आधार पर हमने कहा कि हिमालय अभी भी जो है विकसित हो रहा है, अभी विकास कर रहा है। पहला है हिमालयी क्षेत्र में लगातार आने वाले भूकंप। तो हिमालयी क्षेत्र में अभी आपने देखा होगा जोशीमठ में पूरा क्षेत्र धंस गया है भूकंप के कारण। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी है। तो यहाँ पे जो आने वाले भूकंप हैं ये दिखाते हैं कि हिमालय जो है अभी विस्तार कर रहा है। दूसरा है हिमालयी नदियाँ अपना मार्ग निरंतर परिवर्तित करती हैं। थोड़ा सा भी भूतसा हुआ, थोड़ी कोई बारिश होगी, बादल फट गया तो ये अपना मार्ग चेंज कर लेती हैं। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे जो मार्ग हैं परमानेंट नहीं बने, यानी कि हिमालय लगातार अपना विकास कर रहा है। तो पहले जो आपका मार्ग बना होगा नदी का, यहाँ पे पर्वत ऊपर उठ गया तो इसने मार्ग चेंज कर लिया। ठीक है, तीसरा है पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेप जिन्हें करेवा कहा जाता है। इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। करेवा क्या होते हैं? झील के चारों ओर जमा होने वाले निक्षेप हैं जिनमें आपका जाफरान या फिर आप कह सकते हैं केसर की मेनली खेती की जाती है, साथ ही साथ अखरोट, बादाम की जैसी भी खेतियाँ की जाती हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं जो ये बता रहे हैं कि हिमालय अभी भी विकास क्रम में आगे बढ़ रहा है या विकास कर रहा है। ठीक, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। आगे चलते हैं, अब देखेंगे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ। तो हिमालय को हमने देख लिया कि उत्पत्ति कैसे हुई, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है और हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है। अब हम देखेंगे कि हिमालय का अध्ययन करने के लिए हमने उसको कितनी श्रृंखलाओं में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे कि पर्वत श्रृंखला होती क्या है। तो सीधी बात है कि भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे तथा संकरे पर्वतों का समानांतर विस्तार। अगर कोई पर्वत है ऐसे करके इसने एक रेंज बना ली यहाँ से यहाँ तक, फिर इसी के समानांतर दूसरा एक लंबा और संकरा ऐसे पर्वत बन गया, फिर तीसरा बन गया ऐसे, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? पर्वतों की श्रृंखला। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे और संकरे पर्वतों का समानांतर विस्तार है पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, ये एक श्रृंखला है जिसे कुनलुन श्रेणी कहा जाता है, ये एक श्रृंखला है जिसे हिंदुकुश कहा जाता है, और यहाँ पर है आपकी पामीर गांठ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये आगे आपका बहुत काम आएगी। पामीर गांठ को आपने समझना है, यही एक जन्मदाता है मेनली। ठीक, यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर हिंदुकुश श्रेणी जाती है, यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर आपकी कुनलुन श्रेणी है, और यहीं से आपके पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर आप कहेंगे ये जो श्रेणी जाती है ये आपकी हिमालय श्रेणी है। ठीक है, तो पामीर गांठ इनका एक तरीके से मिलन बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पे फिर कैलाश श्रेणी यहाँ दिख रही होगी, काराकोरम दिख रही है, लद्दाख रेंज दिख रही है। ठीक है, जास्कर रेंज दिख रही है, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ये सब के सब ये महान हिमालय रेंज, ये हिमालय की श्रेणी हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं, पहले हम देख लेते हैं इनका विस्तार। यहाँ पे लिखा गया है कि कुनलुन श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और हिंदुकुश श्रेणियाँ, ये तीनों जो हैं पामीर गांठ का अंग हैं। तो पामीर गांठ मैंने आपको दिखाई कुछ इस तरीके से। पामीर गांठ स्थित है तिब्बत पठार के सीधे उत्तर पश्चिम में। ठीक है, यहाँ से एक श्रेणी आपके दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है जिसे हिंदुकुश श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, हिंदुकुश। एक श्रेणी आपकी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है जिसे कुनलुन श्रेणी कहा जाता है, कुनलुन, और एक श्रेणी बढ़ती है दक्षिण पूर्व की ओर ये वाली जिसे कहा जाता है हिमालय श्रेणी, या फिर इसी को काराकोरम श्रेणी कहेंगे क्योंकि काराकोरम हिमालय का हिस्सा है। तो ये मेन यहाँ पे इनका मिलन बिंदु है। ठीक, तो तीनों ही किसका अंग है? पामीर गांठ का। हिमालय के विस्तार की बात करें तो हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर मानी जाती है। तो यहाँ पे कहाँ पे है नंगा पर्वत और नामचा बरवा, इसको देख लेते हैं। इस मैप को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंगा पर्वत। तो ये जो एरिया है ये वाला पामीर गांठ से दक्षिण में ये है नंगा पर्वत। यहाँ से हिमालय का विस्तार माना जाता है पूरा, आप देखेंगे यहाँ से नामचा बरवा पर्वत यहाँ पर है। ठीक है, 77-56 मीटर ऊंचा, और ये है 81 से 26 मीटर। तो ये नामचा पर्वत जो नामचा बरवा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ तक हिमालय का पूरा विस्तार माना जाता है। इसके बाद हिमालय आगे बढ़ता, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इसमें 2 यहाँ पे सिंटेक्सियल बैंड देखने को मिलते हैं, यानी कि हिमालय नीचे की ओर मुड़ गया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नीचे से आपकी भारतीय प्लेट आई उसके टकराने से इस पर बहुत ज़्यादा दबाव लगा, और दबाव के कारण ये यहाँ से मुड़ गया है। ठीक है, इसको हम आगे बात करेंगे। तो आपने देख लिया, इनको अच्छे से इस मैप को आप स्क्रीनशॉट करके रख लेना। ये मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद इसको अच्छे से स्टडी करना कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्या इनमें श्रेणियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमने औसत लंबाई देख ली, लगभग यहाँ से यहाँ तक ऐसे चाप के रूप में फैला हुआ है हिमालय, ठीक है, सीधा नहीं है, चाप के रूप में है। और इसी कारण से आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से उत्तर में है आपका तिब्बत और यहाँ से दक्षिण में है भारत पूरा। तो दक्षिण भारत की ओर ये जो हिमालय श्रृंखला है ये उत्तल रूप में है। उत्तल और अवतल दर्पण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उत्तल यानी कि उभरी हुई सतह है ऐसे, जबकि तिब्बत की ओर ये धंसी हुई सतह ऐसे अवतल होगी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे पॉइंट। लंबाई है 2500 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे कि जो हिमालय है, हिमालय की जो ऐसे विस्तृत श्रेणी है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई लगातार कम होती है, बट ऊंचाई जो है लगातार बढ़ती है, ठीक है। कारण क्या है कि जो भारतीय प्लेट, ये वाली प्लेट यहाँ पे टकराई तो इसकी वजह से इसका फोर्स ज़्यादा यहाँ पड़ा, तो इस वजह से दोनों प्लेटें और ज़्यादा नज़दीक आई तो इसका भूखंड और ज़्यादा ऊपर उठ गया, तो यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा पाई जाती है। जबकि यहाँ पे कम टकराई है तो इसकी ऊंचाई कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दबाव होने की वजह से काफ़ी नज़दीक आ गई श्रेणियाँ, इसलिए चौड़ाई कम हो जाती है, जबकि चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना, अगर हम हिमालय श्रेणी में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो चौड़ाई लगातार कम होगी, ठीक है। चौड़ाई क्या होगी, लगातार कम होगी, जबकि ऊंचाई लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर के आसपास मिलती है, जबकि पूर्व में यही चौड़ाई 150 किलोमीटर में सिमट जाती है। ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर या फिर आपका 6100 मीटर के आसपास देखी जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करेंगे तो 8848 मीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है। पश्चिम में नंगा पर्वत के निकट, पूर्व में नामचा बरुआ के निकट दो तीखे अक्ष संघीय मोड़ हैं, यानी कि हेयर पिन बैंड टाइप के, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर से मैप में चलते हैं। हाँ, आपका जो पीछे नंगा पर्वत है यहाँ पर, ठीक है, और आगे जो नामचा बरुआ है, यहाँ दोनों जगह जो है तीव्र मोड़ मिलते हैं, जिससे हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ गया है। ये देख रहे हैं हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ा, और यहाँ भी हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ा है। ये आगे चलकर पूरा अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप के रूप में उभर कर आता है, और इसके नीचे जाएंगे तो अंडमान निकोबार के रूप में इसकी चोटियाँ दिखाई देती हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो ये दक्षिण का भूखंड था, ये जब आया था यहाँ से, इसने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, तो इस हिस्से में दबाव ज़्यादा लगा, तो ये ज़्यादा ऊपर भी उठ गया और क्या हो गया, यहाँ से मुड़ गया। इस हिस्से में दबाव कम लगा तो ये मुड़ा भी कम है, और यहाँ पे चौड़ाई भी हिमालय की ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, जबकि यहाँ देखिए बहुत कम है। तो ये पॉइंट कवर हो गया। आगे चलते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। जैसा कि मैंने बताया, हिमालय ऐसे चाप के रूप में विस्तारित है, ठीक है। तो यहाँ तिब्बत का पठार है, यहाँ भारत का भूखंड है, तो तिब्बत की ओर ये धंसा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये अवतल हो गया, जबकि भारत की ओर ये उत्तल है, उभरा हुआ सरफेस है, ठीक। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है, किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है। ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है। अब हम बात कर लेते हैं हिमालय की श्रेणियों का वर्गीकरण। इसे हम वैसे अगली वीडियो में कवर करेंगे पूरा, केवल इसमें एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हिमालय की श्रेणियों को हमने वर्गीकृत कैसे किया है। तो देख लें कि हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, इनका अगर हम उत्तर से दक्षिण का क्रम देखें, ऐसे करके जो समानांतर फैली हुई हैं, उत्तर से दक्षिण में जाकर देखें तो यहाँ पर आपको 4 श्रेणियाँ मेनली दिखाई देंगी हिमालय में। पहला है ट्रांस हिमालय, या तिब्बत में ज़्यादा विस्तार होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय कहा जाता है। दूसरा होता है वृहद हिमालय या महान हिमालय, ठीक है, इसके बहुत से नाम आएंगे। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और उसके दक्षिण में आता है आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसके बाद क्या आएगा, गंगा का मैदान शुरू हो जाता है, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। लेकिन अगर हम पूर्व से पश्चिम का क्रम देखें तो इसमें आपके अलग अलग टाइप आएंगे, जैसे पंजाब हिमालय आएगा, ठीक है, सबसे पहले पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसके बाद आपका कुमाऊँ हिमालय आएगा, इसके बाद आपका नेपाल हिमालय आएगा, और इसके बाद आपका असम हिमालय आएगा। उसको भी हम आगे प्रादेशिक विभाजन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है। अब जो ये श्रेणियाँ हैं ऐसे करके बनी हुई हैं, जैसे आपका ट्रांस हिमालय आ गया, फिर इसके बाद ऐसे महान हिमालय आएगा, थोड़ी ऊंची श्रेणी, फिर इसके बाद लघु हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक आएगा। तो इन श्रेणियों को अलग कौन सी लाइंस करती हैं, या कौन से क्षेत्र हैं जो इनको अलग करते हैं, इनको विभाजित करते हैं, जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है या उसकी रेंज है, ये महान हिमालय की रेंज है, ये आपके लघु हिमालय की रेंज है, और ये शिवालिक रेंज है। तो उन लाइनों को अलग अलग नाम दिया जाता है, और इन्हें मेनली आपका भ्रंश रेखाएँ कहा जाता है। तो ये भ्रंश रेखाएँ भी 4 प्रकार की होंगी। पहली आएगी आपकी इंडस सांगपो सचर जोन, यानी कि ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस मतलब आपका इंडिया वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी का देश, ठीक है। सांगपो कहने का मतलब तिब्बत क्षेत्र, और इनके बीच में जो सचर जोन है, सचर जोन, सचर कहने का मतलब होता है, जो सचर वर्ड है इसका सिंपल मतलब है दरार, ठीक है। तो इनके बीच में जो दरार है उसी को कहा जाएगा इंडस सांगपो सचर जोन। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है हिंज लाइन।
इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, चित्र से भी समझेंगे, ठीक है। दूसरा आता है आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश, जो कि MCT है। इसके बाद आता है आपका हिमालयी सीमांत भ्रंश, हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट, और अंतिम आता है हिमालयी अग्र भ्रंश यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब इनका विस्तार किन किन के मध्य है ये एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, देखो। पहला आता है इंडस सांगपो सचर जोन, यहाँ पे आपकी छोटी सी श्रेणियाँ दिखाई देंगी ट्रांस हिमालय की। इसके बाद दूसरी श्रेणी आती है आपकी महान हिमालय की, ये थोड़ी ऊंची है। फिर तीसरी आती है आपकी लघु हिमालय की, ये थोड़ी सिंपल है। और चौथी आती है आपकी शिवालिक की, ये बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम ऊंचाई है इसकी। इसके बाद आ जाएगा आपका गंगा का मैदान, उत्तर से दक्षिण का एक क्रम है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में जो आपका भ्रंश रेखा है उसे कहा जाता है इंडस सांगपो सचर जोन। फिर उसके बाद महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो है ये है आपकी मुख्य केंद्रीय भ्रंश, सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसके बाद आपका जो लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है इसके मध्य पाई जाती है आपकी हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद जो शिवालिक है और गंगा का मैदान है इनके मध्य जो हिमालय के सामने है, यहाँ पे पूरा मैदान है, मैदान में खड़े होंगे तो सामने हिमालय के शिवालिक रेंज दिखाई देगी, तो इसलिए हिमालय के फ्रंट में होने के कारण हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट यहाँ पे पाया जाता है। तो ये यहाँ पर है, ये आपकी HBF यहाँ पर है, ये MCT आपकी यहाँ पर है और हिंज लाइन ये वाली है, ठीक है। तो ये आपके ऐसे विभाजन होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ है। ये तिब्बत का प्लेट है, तिब्बती पठार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ये ट्रांस हिमालय है। फिर ये महान हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय है। और यहाँ पे आता है आपका शिवालिक रेंज, लघु हिमालय का विस्तार सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये शिवालिक। इनके मध्य देखिए ये जो रेंज है ये ITSZ यानी कि सचर जोन कहलाता है। ये आपका कहलाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT। ये आपका है मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। फिर इसके बाद ये आता है आपका जो प्लेन एरिया दिख रहा है गंगा का मैदान या तराई का मैदान, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से भी आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। और एक केवल डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ उत्तर होगा नॉर्थ, यहाँ होगा साउथ, तो ये तिब्बत का पठार है। उसके बाद आता है ट्रांस हिमालय श्रेणी जो कि छोटी श्रेणी है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे सचर जोन, ठीक। यहाँ से फिर आएगा वृद्ध हिमालय श्रेणी। फिर इसके बाद आएगा आपका लघु हिमालय, इनके मध्य पाया जाएगा आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश। फिर आपका आएगा शिवालिक और इनके बीच पाया जाएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर इसके बाद आएगा आपका गंगा का मैदान और यहाँ पे पाया जाएगा आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो इस प्रकार हिमालय की श्रेणियों का वर्गीकरण किया जाता है। और हम इस वर्गीकरण में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ट्रांस हिमालय क्या होता है, उसकी कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, महान हिमालय क्या है, उसकी पीक्स, उसकी श्रेणियाँ, नदियाँ, इस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो आज के भाग में हमने देखा हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय की श्रेणियों का वर्गीकरण थोड़ा सा, ठीक। तो वीडियो आज की यहीं तक होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।